हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितेश यादव। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल, या इसको हम कह सकते हैं बोर मॉडल ऑफ एन एटम। क्या है ये एटम का मॉडल? एक्चुअल में रदरफोर्ड मॉडल, जब रदरफोर्ड मॉडल आया तो उसके फाइनली पूरे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद कुछ बातें हमें समझ में आई। और वो बातें ये थी कि रदरफोर्ड कुछ बातों को क्लियर कट पिक्चराइज नहीं कर पाया, या ये कह लीजिए कि वो समझा नहीं पाया। कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए उसके मॉडल पर जिनके आंसर देने में वो असमर्थ रहा। ऐसे कौन कौन से बातें थी वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। क्योंकि बोर मॉडल को पढ़ने का फायदा तभी है जब आपको पिक्चर क्लियर हो रदरफोर्ड मॉडल की, कि ऐसा वहां पे क्या कमी रह गई थी जिसको दूर किया बोर ने। तो एक बार हम रदरफोर्ड का डिस्कशन कर लें। एक्चुअल में रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो हमारा सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, और जैसे उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो रिवॉल्व करेगा तो उस पर घूमते वक्त लगने वाला बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और अंदर की तरफ लगने वाला क्या होगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो आप इसको कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं आप कि ये न्यूक्लियर चार्ज है जो कि सेंटर का है। न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो अट्रैक्शन है उसको हम न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं। और चूंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कंप्लीटली उसकी वैल्यू इक्वल होगी न्यूक्लियर चार्ज के, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बना रहेगा, ना तो वो बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा। उसी दौरान एक मैक्सवेल साइंटिस्ट रहा और उसने अपनी एक थ्योरी रिप्रेजेंट की, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। और इसमें क्या बताया गया, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई पॉजिटिव या कोई भी चार्ज सेंटर हमारे पास है, सेंटर मीन्स केंद्र, और उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, तो जैसे से वो उसकी तरफ रिवॉल्व करेगा तो वो रिवॉल्व करते वक्त अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, या ये कह लीजिए कि अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, तो ये कुछ ऐसे ही मिलता जुलता कंसेप्ट हो गया जो मैक्सवेल ने बताया। तो हम अभी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे रदरफोर्ड से क्या कमी रह गई। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जैसे हमारे पास सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, लेकिन मैक्सवेल समझाते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सेंटर की तरफ तरफ घूमेगा, सेंटर आल्सो कंटेन चार्ज, ठीक है, और अपोजिट चार्ज है उसके पास सेंटर के पास, तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो वो रिवॉल्व करते वक्त कंटिन्यूसली वो अपनी एनर्जी को इमिट करेगा, या कह लीजिए लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ओके। और जब वो एनर्जी को लॉस करेगा तो ऑब्वियस वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। कमजोर होगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कमजोर हो जाएगी, या वेलोसिटी कह लीजिए कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी तो शुरुआत में जो उसका सेंटर से रेडियस था वो ऑब्वियस है कम हो जाएगा। जब एनर्जी कम होगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे नज़दीक आना शुरू हो जाएगा अट्रैक्शन से, किसके, न्यूक्लियस से, और उसकी रेडियस धीरे धीरे घटती हुई आ जाएगी। ऐसा वो कॉन्टिन्यूसली करता रहेगा, अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूस लॉस करता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी रेडियस काफ़ी कम हो जाने वाली है सेंटर से, और लास्ट में फाइनली वो आके एनर्जी कम होने पर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो किसमें, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, कि रदरफोर्ड ने कहा कि चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो मैक्सवेल कहता है भाई कैसे रिवॉल्व कर सकता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करेगा तो वो तो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी लॉस करेगा, और जब वो लॉस करेगा तो वो सीधी बात है वो एक समय ऐसा आएगा वो कमजोर पड़ जाएगा और वो सीधा कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हमारा जो है ना वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियस नष्ट होगा तो पूरा एटम भी कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स मीन्स नष्ट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। बट ऐसा तो नहीं होता, अगर न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हुआ तो एटम भी डिस्ट्रॉय हो गया, इट मीन्स कोलैप्स हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। हम सब जानते हैं हमारे चारों तरफ सराउंडिंग जितने भी सब्सटेंस है उनका सबसे छोटा जो सब एटॉमिक पार्टिकल कंटेन करने वाला जो एटम है, सॉरी पार्टिकल है, वो एटम है, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और वो तो नष्ट नहीं होता, सबकी बॉडी मौजूद है। ठीक है, तो अगर एटम नष्ट नहीं होता तो फिर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता, और कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एटम के अंदर बनाए रखता है, क्यों वो अंदर क्यों नहीं गिर रहा।
चूंकि थॉम रदरफोर्ड ने कह दिया कि उसकी चार तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर तरफ न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, बट ये तो चीज़ फेल हो गई, बिकॉज मैक्सवेल ने सवाल खड़ा कर दिया कि साहब आप जो कहना चाहते हैं वो तो गलत है। ठीक है, आप तो जो फोर्सेस से इसको बैलेंस कर रहे हैं वैसा तो पॉसिबल नहीं है एटम के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो जो रिवॉल्व करेगा एनर्जी लॉस करेगा, और एक समय ऐसा आएगा एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी या कम हो जाएगी, और वो एटम के इनसाइड जो न्यूक्लियस उसमें वो गिर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। तो साहब जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि इस पे दो फोर्स से इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को बताने के लिए हमारे सामने फिर आता है बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल हमारे पास आएगा, और बोहर मॉडल में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, बोहर मॉडल में हम स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरेगा न्यूक्लियस के अंदर और एटम किस कारण से नष्ट होने से बचेगा। ठीक है, तो बोहर कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी को क्वांटाइज रखता है। क्वांटाइज्ड मीन्स अपनी एनर्जी को फिक्स रखता है, जिसको वो लॉस नहीं करता। मीन्स मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक घूम रहा है तो उस नज़दीक भी उसकी एनर्जी क्वांटाइज रहने वाली है। अगर वो थोड़ा दूर घूम रहा है ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, तो वहाँ उसकी एनर्जी क्वांटाइज रहने वाली है। वो थोड़ा और दूर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस से और थोड़ा ज़्यादा रेडियस पे है, तो उसकी वहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज होने वाली है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को ही मान लेता हूँ फर्स्ट, इस इलेक्ट्रॉन को मैं सेकंड नंबर देता हूँ, इसको थर्ड देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फर्स्ट मान लो नज़दीक का जो लेवल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट है वो एनर्जी अपनी लॉस कभी नहीं करेगा, ये इसी पाथ पे मेंटेन रहेगा, इससे अंदर नहीं जाएगा। बाहर जा सकता है, बाहर की मतलब सेल चेंज कर सकता है, जो बाहर की तरफ सेल है, अंदर की तरफ नहीं आएगा, मीन्स न्यूक्लियस की तरफ नहीं जाएगा, गिरेगा नहीं अंदर। ऐसे ही जैसे हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, ये दूसरा वाला। तो इसका अगर मान लो ये सेकंड, मैं इसको जगह मान लेता हूँ, सेकंड प्लेस मान लेता हूँ। ठीक है, रेडियस जो यहाँ से है इस पे सेकंड प्लेस मान लेता हूँ जहाँ तक ये रिवॉल्व कर रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे नहीं आएगा, मीन्स जो सेकंड लेवल पे घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है जो परमानेंटली वहाँ घूम रहा है वो उससे नीचे नहीं आएगा, मीन्स फर्स्ट पे नहीं आएगा। और ऑब्वियस फर्स्ट पे नहीं आएगा तो न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। तो यानी कि क्या हो गई, इससे ये साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड है। ये बातें एक्सप्लेन की गई बोर के थ्रू, तो मैं सच समझा रहा हूँ इसको आपको। ऐसे जो हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड है, जो जिसकी रेडियस न्यूक्लियस से मेंटेन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थर्ड लेवल पे क्वांटाइज रहेगी, ये थर्ड से नीचे नहीं आएगा, थर्ड से ऊपर जा सकता है। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो था वो फर्स्ट से अंदर नहीं आ सकता, वो टू पे जा सकता है और वो थ्री पे जा सकता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। जैसे टू वाला थ्री पे जा सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, लेकिन जो जहाँ घूम रहा है वो उससे नीचे नहीं आएगा। अंडरस्टैंड। तो इससे ये साबित करने में बोर वैसे कामयाब रहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमेगा तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, जो उसकी खुद की एनर्जी है, जो उसकी क्वांटाइज्ड एनर्जी फिक्स एनर्जी है उसको लॉस नहीं करेगा, तो वो कभी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस उसमें गिरेगा नहीं। और इससे क्या हो जाएगा, एटम स्टेबल रहेगा, एटम नष्ट नहीं होगा। अब हम इसके पोस्टुलेट, जो थ्योरी के पोस्टुलेट है बोहर थ्योरी के, वो वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। एंड पोस्टुलेट्स ये बाय वन हम बताते हैं क्या है। पहला पोस्टुलेट रहा क्या, कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में और एटम से इनसाइड कुछ पर्टिकुलर पाथ होते हैं या कहीं लीजिए रास्ते होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस के पास फर्स्ट पाथ हो गया, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये सेकंड पाथ हो गया, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये थर्ड पाथ हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो ऐसे ये पाथ बने हुए हैं सराउंडिंग में न्यूक्लियस के, और इन पाथ को कहा गया ऑर्बिट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। ओके, सर्कुलर पाथ बोला गया। ओके, दूसरी बात, इन पर्टिकुलर पास की जो इन पर्टिकुलर पास के पास क्या है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। चूंकि इन पाथ के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है, तो इन पे घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी वो एनर्जी होगी, ऑब्वियस है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फोर्थ पाथ है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन का घूमने का पाथ हो गया, इसको हम ऑर्बिट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ऑब्वियस है।
तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पाथ है बीच में, ये पाथ भी इस एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। मींस ये पाथ भी इस एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। या ये कह लीजिए इस पाथ पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसके पास एनर्जी है। या ये कह लीजिए कि जो ये फोर्थ है, ये जो फोर्थ हमारा ऑर्बिट है, इसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिस पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी वो सेम रहेगी जो पाथ की रहेगी, ऐसे कह लीजिए। तो अगर हम इन इन ऑर्बिट्स को एनर्जी की टर्म्स में पढ़ते हैं तो हम इनको बोलेंगे एनर्जी लेवल्स, और इसको पर्टिकुलर वर्ड्स में बोलेंगे फिर सेल, और इसका सिंबल रहेगा हमारा एन। मींस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एटम के इनसाइड कुछ पर्टिकुलर क्या होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ घूमता है, और घूमते वक्त वो अपनी एनर्जी को क्वांटाइज रखता है। मीन्स जहाँ घूम रहा है उससे वो डाउन नहीं आएगा, ऊपर जा सकता है, बाहर की तरफ अपने सेल को चेंज कर सकता है, अंदर की तरफ वो और डाउन नहीं आएगा। तो हमारे पास टोटल जो सेल बताए गए वो क्या थे हमारे पास, वो टोटल 7 सेल बताए गए इस थ्योरी के अंदर। पहला था हमारे पास के सेल, दूसरा एल, फिर एम, फिर एन, ओ, पी एंड क्यू। इसको अगर हम नंबर देना चाहें तो इसको हम बोलेंगे 1, एल को 2, एम को 3, एन को 4, ओ को 5, पी को 6, क्यू को 7। और अगर इसमें और हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि एन की वैल्यू अगर 1 है, मीन्स सेल की वैल्यू 1 है तो वो के सेल होगा। अगर एन की वैल्यू 2 है तो वो क्या होगा, एल सेल होगा। अगर एन की वैल्यू 3 है तो कौन सेल होगा, एम सेल होगा। ऐसे अगर एन की वैल्यू 4 है तो कौन सेल होगा, एन सेल होगा। एन की वैल्यू 5 है, इट मीन्स वो कौन सा सेल है, ओ। ठीक है। अगर एन की वैल्यू 6 है तो वो पी सेल होगा, और एन की वैल्यू 7 है तो वो क्यू सेल होगा। इसके अलावा ये बातें बताई गई कि जो इन एनर्जी, जो सेल्स की एनर्जी है वो कुछ इस प्रकार से है। जो सेल या जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नज़दीक घूमेगा उसके अंदर एनर्जी, ठीक है, उतनी ही कम रहने वाली है, उसकी वेलोसिटी भी कम रहने वाली है। ठीक है। तो अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियस है सबसे कम एनर्जी फिर सबसे नज़दीक कौन है, कम एनर्जी वाला के सेल, जो सबसे नज़दीक पाया जाएगा न्यूक्लियस के। और सबसे फार कौन सा है, क्यू। तो इट मीन्स यहाँ पे जो 7 सेल हमारे पास है वो सबसे कम एनर्जी के सेल की और सबसे मैक्सिमम क्यू सेल की है। तो इस ऑर्डर को हम ऐसे लिखेंगे, के से ज़्यादा एल की एनर्जी है, एल से ज़्यादा एम की है, एम से ज़्यादा एन की है, एन से ज़्यादा ओ की है, फिर पी की, और फिर लास्ट में क्यू की है। तो हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर हो गया सेल्स का। इधर इंक्रीज हो रही है एनर्जी सेल्स की। अब फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन के सेल में रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्यू सेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियस है ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, जो इलेक्ट्रॉन के सेल में घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्यू सेल में घूम रहा है। तो ऑब्वियस है क्यू सेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होने वाली है, और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके मुकाबले एनर्जी ज़्यादा होगी तो ठीक है, रेडियस भी ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से। देखिए ऊपर देखिए, अगर मान लास्ट वाले से देखिए इसका रेडियस, ये रेडियस है, और अगर मैं के का देखूं तो के का रेडियस तो बस यहीं तक है, ये रहा आर, और इसका आर ये है। तो कहीं ना कहीं ये बातें पिक्चराइज होती है मॉडल के डायग्राम से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो पोस्टुलेट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है, मान लिया हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, और ये हम ऐसे इसको करके सेल बनाएंगे, पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं लेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट सेल में घूम रहा है, तो फर्स्ट सेल में घूमते वक्त उसके पास उसकी खुद की एनर्जी होने वाली है, वो क्वांटाइज्ड एनर्जी होगी। और उस क्वांटाइज्ड एनर्जी के साथ उस इलेक्ट्रॉन की उस कंडीशन को बोलेंगे हम ग्राउंड स्टेट, कि वो उसकी स्टेट अवस्था है ग्राउंड, जिसमें उसके पास खुद की एनर्जी मौजूद है। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से नीचे नहीं आ सकता, वो ऊपर जा सकता है। अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं से एनर्जी मिल जाए, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो अपनी एक्साइटेड अपने अपने सेल को चेंज कर सकता है। वो ऊपर मौजूद किसी भी सेल में जा सकता है, बशर्ते ये देखा जाएगा कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। मान लो इलेक्ट्रॉन की शुरुआत में जो एनर्जी है वो एक्स है, ठीक है, फर्स्ट सेल में, और उसने मान लीजिए उसने वाई नाम की एनर्जी को और वाई वैल्यू को और एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसकी फिलहाल एनर्जी होगी वाई एक्स वाई। और मान लीजिए एक्स वाई वैल्यू किसकी है, फोर्थ सेल की, तो यानी कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, इस एनर्जी के साथ फोर्थ सेल में पहुँच जाएगा। ठीक है,
बट एक बात मैं बताना चाहूंगा, जिस ये सेल में जाएगा उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। चूंकि एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी लेके पहुंचा है खुद की नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रो सेकंड में इस एनर्जी को लॉस कर देता है। मतलब ग्राउंड से जाएगा एक्साइटेड, वहां कुछ माइक्रो सेकंड होल्ड करेगा, वापस लौट आएगा। वापस लौटेगा तो उस एनर्जी को लॉस करेगा जो उसने एब्जॉर्ब की थी, और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से देखें तो ग्राउंड स्टेट क्या हो गई, इसकी स्टेबल स्टेट हो गई, जहाँ पे ये परमानेंट काफ़ी टाइम तक रह सकता है ना, लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। और जो उसकी एक्साइटेड स्टेट है वो क्या है, अनस्टेबल स्टेट है, जहाँ पे वो रह नहीं सकता, उसको वापस लौट के आना पड़ेगा। अरे ऑब्वियस है, उसकी खुद की एनर्जी तो लेके गया नहीं, वो कहीं बाहर से ली किसी सोर्स से, तो उसकी खुद की एनर्जी नहीं होगी तो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, उसको लॉस करेगा, और लॉस करेगा तो वो वापस वहीं लौटेगा जहाँ से वो जगह था। ठीक है, कहने को तो अब ये कह सकते हो कि वो फोर्थ से थर्ड पे आ जाए, थर्ड से टू पे आ जाए, टू पे वन पे आ जाए, आ सकता है, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट उसकी ग्राउंड स्टेट ही होगी, जहाँ वो था, जहाँ उसके पास खुद की ही एनर्जी बचेगी, और वो उसके साथ एक्सट्रीम स्टेबल रहेगा उस सेल के अंदर। चलिए, तो हम एनर्जी का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं फिर। अगर मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन E1 ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, और मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके एनर्जी एब्जॉर्ब करके E2 पे चला गया, ये हमारी मान लो एक्साइटेड स्टेट है, तो हम दोनों का एनर्जी डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा कि इन दो सेल के बीच में कितना एनर्जी का डिफरेंस है जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया है, जिसके कारण वो E2 सेल पे गया होगा। ओके, ये हमने n इज इक्वल टू 1 मान लिया, हमने n इज इक्वल टू 2 मान लिया। तो ऐसे हम एनर्जी को निकाल सकते हैं डेल्टा E को। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका डेल्टा E निकल के आता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब मींस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए किसी आउटर सोर्स से जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये होगा। और अगर डेल्टा ई कहीं ना कहीं नेगेटिव आता है सोल होने के बाद, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एनर्जी कब होती है, लॉस एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कब करेगा, जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट लौटेगा, उस एनर्जी को छोड़ते हुए जो उसकी थी नहीं। मीन्स अगर वो यहाँ पे था तो आप वापस आएगा, तो वापस आने के लिए उसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, और कम एनर्जी करेगा तो उसको पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो लेके गया था उसको वापस लॉस कर देगा। यानी कि नेगेटिव साइन का मतलब ये रहेगा कि इलेक्ट्रॉन वापस लौट रहा है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर, इसका मतलब ये रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा एटम हो गया, और ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो ऑब्वियस है उसके बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने वाला है। भाई जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती तो अपने ऊपर एक फोर्स फोर्स महसूस करती है, जिसको उसको ये लगता है कि वो हमेशा बाहर की तरफ गिरने वाला है। आप भी कभी गोल गोल किसी पत्थर को बांध के डोर से घुमाएं, और जब कभी भी वो पत्थर डोर से खुलेगा तो ऑब्वियस वो पत्थर बाहर की तरफ जाएगा, वो अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करता रहेगा हमेशा, गोल गोल घूमते वक्त ही वो बाहर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और वो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ऐसे सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कहिए कूलम्बिक फोर्स। तो ये दोनों इक्वल होते हैं और दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। अब देखिए रदरफोर्ड ने भी ये सेम बात बोली थी, लेकिन रदरफोर्ड ये बताने में असफल रहा था कि जब मैक्सवेल ने उसकी बातों पे सवाल खड़ा किया कि सर इलेक्ट्रॉन तो लगातार घूमेगा, एनर्जी लॉस करेगा, तो बताओ फिर इलेक्ट्रॉन एटम में इनसाइड जो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो बताइए एटम स्टेबल है कि नहीं है। तो इस बात को बताने में वो असमर्थ रहा था। एक ही बात बताने में असमर्थ रहा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अगर शायद रदरफोर्ड कह देता कि नहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त एनर्जी लॉस नहीं करता, तो शायद बोर मॉडल की हमें नीड नहीं होती, शायद। बट फिर भी बोर मॉडल बहुत कुछ बातें एक्सप्लेन करता है जो रदरफोर्ड मॉडल में नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉन जहाँ घूम रहा है उसके ऊपर दो फोर्स काम करने वाले हैं, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये दोनों फोर्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निकालने का रिलेशन होता है mv²/r, और ये किसके बराबर रहेगा, बताया मैंने अभी आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम निकाल लेते हैं एक बार कि मान लीजिए हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये r रेडियस पे घूम रहा है न्यूक्लियस से,
और इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं चार्ज होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। न्यूक्लियस पे जो चार्ज रहेगा, न्यूक्लियस में कौन मौजूद है बच्चा, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन, ऑब्वियस है प्रोटॉन मौजूद है। तो एक प्रोटॉन के चार्ज को हम इसे लिखेंगे और उसको टोटल चार्ज निकालने के लिए एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज आप जानते हैं जेड किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो एक प्रोटॉन का चार्ज लिखकर उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन से करेंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल चार्ज मिल जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। मीन्स यहाँ न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना है, जेड ई, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके पास चार्ज कितना है, ई। तो ये हमारा मान लीजिए Q1 चार्ज हो गया, हमारा एक Q2 चार्ज हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास कोई ना कोई पर्टिकुलर क्या होगा, मास भी होगा, तो उसको हम m से लिख लेते हैं। तो रिलेशन क्या बन जाता है हमारा, इन दोनों फोर्स के काउंटर बैलेंस का, क्योंकि साइंटिफिकल फोर्स जो लगता है उसका होता है एम वी स्केयर डिवाइड बाय आर। यहाँ पे v वेलोसिटी हो गया, m क्या हो गया, मास हो गया, r रेडियस हो गया, और वो किसके बराबर हो गया, हम जानते हैं, रिलेशन पड़ा होगा k Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्केयर। यहां से हम Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एम वी स्केयर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू के होता है आपका कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो मैथमेटिकल इक्वल होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। Q1 हमारे पास क्या बच्चा, Q1 हमारे पास है जेड ई मल्टीप्लाई बाय Q2 क्या हमारे पास E डिवाइड बाय आर स्केयर। इसको हम ऐसे लिख लेंगे फर्दर, एम वी आर डिवाइड बाय आर, एम वी स्केयर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू के, या ई मल्टीप्लाई भी तो हो जाएगा, जेड ई का स्केयर हो जाएगा डिवाइड बाय आर स्केयर हो जाएगा। फर्दर इसको सोल्व कर सकते हैं हम, ठीक है, जितना चाहें हम उसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास आर, आर को उधर ले जाएं तो हमारे पास फॉर्मूला और बन जाएगा, एम वी स्केयर इज इक्वल टू के इंटू जेड इंटू ई का स्केयर इंटू ये आर ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय आर स्केयर, आर से एक आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचने वाला है बच्चा एम वी स्केयर इक्वल टू के कॉन्स्टेंट इंटू जेड एटॉमिक नंबर इंटू ई का स्केयर डिवाइड बाय आर। ये रिलेशन आ गया हमारा किसके बीच में, सेंट्रीफ्यूगल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहता है, जो ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, ठीक है, इन दो फोर्सेस के कारण। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ने वाले हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और उसको पढ़ने से पहले हम एक बात पहले पिक्चराइज कर लें आपके सामने, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो ऑब्वियस उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होने वाली है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सुनिए। वेलोसिटी में क्या पढ़ते हैं हम, वेलोसिटी में हम लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको वेलोसिटी कहा जाता है। बट गौर करने वाली बात, अगर हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हम जानते हैं सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और जब वो घूमेगा तो ऑब्वियस है उसके पास अपना खुद का मास भी होगा, वो एक पर्टिकुलर रेडियस पे भी होगा, और जिस सेल में वो घूम रहा है उसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, एन इज इक्वल टू, ठीक है, एन की वैल्यू होगी, मान लो फर्स्ट सेल में घूम रहा है, सेकंड में घूम रहा है, थर्ड में घूम रहा है, फोर्थ में घूम रहा है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा वो क्या करेगा, उसका एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम भी होगा। एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा क्या होता है, अगर कोई लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम, मान लो कोई बॉडी है, मान लो इलेक्ट्रॉन ही है, अगर इसका लीनियर पाथ पे आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो उसकी मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि एटम की बात करें तो एटम में जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी लगातार डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। पहले मान लो ये पर्टिकुलर यहाँ इस एंगल पे था, है ना, यहाँ बनाया जाए, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आ जाए तो फिर इसका एंगल बदल जाएगा, फिर अगर आए तो इसकी फिर डायरेक्शन बदलेगी तो एंगल बदल जाएगा, फिर अगर देखा जाए तो आगे आया तो फिर इसकी एंगल और डायरेक्शन बदल जाएगा, फिर अगर थोड़ा आगे आएगा तो फिर इसकी एंगल और डायरेक्शन बदल जाएगा, फिर आगे आएगा तो फिर इसकी डायरेक्शन और एंगल बदल जाएगा। देखने पर प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में घूमते वक्त अपने एंगल को और अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है। तो इस बार बार जिस एंगल को चेंज कर रहा है, एंगल के चेंज होते वक्त हम इसका मोमेंटम निकालेंगे, और उसको बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर पाथ। और एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए हम रिलेशन, उसका एंगुलर मोमेंटम को निकालने का हमारे पास जो रिलेशन होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एम वी आर, ये मास, ये वेलोसिटी और ये रेडियस फ्रॉम द सेंटर। और ये एंगुलर मोमेंटम किस वैल्यू के अप्रोक्स हो गया उसके बराबर आएगा, ये बोर ने बताया कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो वो किसके इक्वल होगा,
वो n का इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, n को मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल बस h/2 पाई वैल्यू से। मीन्स आप किसी भी सेल में अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें एंगुलर मोमेंटम निकालूं इलेक्ट्रॉन का, तो ये जो h/2 पाई वैल्यू है बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि मैं फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहता हूं, कितना होगा, तो फोर्थ वैल्यू मतलब फोर्थ सेल मतलब n की वैल्यू 4 हो गई, तो जस्ट निकालने का फॉर्मूला MVR इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय h/2 पाई। ये हमारे पास आंसर आ गया। 2 से ये 4 कट गया, 2, यह आ जाएगा MVR इज इक्वल टू 2h/पाई। h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई तो 22/7 होता है, 2 वैसे कांस्टेंट है। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको मान लो सेकंड सेल में निकालना हो, सेकंड सेल में एंगुलर मोमेंटम निकालना हो इलेक्ट्रॉन का, तो सिंपली क्या हो जाएगा, वो जरा सोच के देखें। MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई हमारा वैल्यू होता है, ये जो बराबर होता है इसे पुट करते हैं। अब MVR क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या दी गई है 2, h हमारा कांस्टेंट प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और डिवाइड में हमारे पास 2 और पाई यू का यूँ, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास MVR आ गया। यानी कि सेकंड सेल में हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो h/पाई हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पाएंगे इसको क्लियर ना। आगे देखिए, आप चाहें तो एक बात और जान सकते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक आप जानते कहाँ हो सकता है, सबसे नजदीक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास हो सकता है, यानी कि फर्स्ट सेल में हो सकता है, जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक होती है, यहां ये। अब यहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बच्चे कोई आपसे क्वेश्चन कर ले कि अगर आप इसको कितनी एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाए या इसकी एनर्जी 0 हो जाए, तो बताइए कितनी देंगे आप बाहर से। आप इसको बाहर से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कीजिए एक एटम को, ठीक है। जैसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो देखिए ये आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट लेवल में इतनी एनर्जी होती है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और हमने बाहर से कितनी एनर्जी दी है, 13.6 प्लस वैल्यू, तो यानी कि हमारा डेल्टा ई क्या जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एक्साइटेड माइनस ई ग्राउंड। अब 13.6 में से ये करेंगे हम, डिफरेंस निकालो, ठीक है, डिफरेंस निकालो, क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा कि भाई कौन से कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गया है, लेकिन हमें ऑलरेडी क्या दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इस केस में हमारे पास हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ग्राउंड स्टेट में, इसको 13.6 प्लस वैल्यू के साथ इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करा दी गई, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस है बाहर आ जाएगा, इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। यानी कि इससे बात एक प्रूव हो जाती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एटम के बाहर जब एग्जिस्ट करेगा तो उस समय उसकी जो एनर्जी होगी वो 0 के बराबर होगी। और अगर सोच के देखो उसकी एनर्जी एटम के बाहर 0 के बराबर है, तो अगर वो अंदर आएगा तो ऑब्वियस है अंदर आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, क्योंकि बाहर उसकी ये क्या एक्साइटेड स्टेट है, और अंदर आएगा तो ग्राउंड स्टेट में आएगा। और आप जानते हैं जब भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन लौटता है तो एनर्जी लॉस करता है। अब बाहर उसकी 0 है और वो अंदर आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। अब 0 में से अगर एनर्जी लॉस को कराओगे तो आंसर किस में आने वाला है, ऑब्वियस से माइनस में आने वाला है। इसलिए बच्चे ध्यान रखना, हमेशा नेगेटिव साइन के साथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेते हैं हम इनसाइड द एटम। यानी कि जब जब आप 1 से लेके 7 सेल तक कभी भी आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालोगे किसी भी सेल में, तो उसकी नेगेटिव साइन यूज करेंगे साथ में उसके। वो नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनसाइड द एटम नेगेटिव होती है, बिकॉज आउटसाइड द एटम कितनी होती है, 0। तो ऑब्वियस है जब अंदर आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, नेगेटिव हो जाएगी। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जो होगी, या कहिए कि सबसे कम जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो फर्स्ट सेल में होगी, जो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और डिस्कस कर लें आगे फर्दर। इसके हमारे पास मॉडल की हमारे पास पोस्टुलेट थे, इस मॉडल के हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है। जैसे हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट निकाल सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिन जिन पाथ में घूम रहा है, जिन जिन सेल में घूम रहा है, तो हम किसी भी सेल की एनर्जी निकाल सकते हैं। हम ये हमें बोर ने सिखाया कि बच्चा कैसे किसी सेल की आप एनर्जी को निकाल सकते हैं, या उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि बच्चा यहाँ पे सेकंड वैल्यू है
किसकी, सेल की, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहा है, तो या तो आप इस सेल की एनर्जी बताओ या इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ। और ऑब्वियस है जिस सेल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी भी वो सेम सेम रहने वाली है। तो फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का, ये रिलेशन होता है ई एन, यानी कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट हो या कोई भी सेल हो, ठीक है, उसकी वैल्यू हम ले लेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस जेड स्केयर डिवाइड बाय एन स्केयर। अब पूछा जाए तो यहाँ पे z क्या है, z एटॉमिक नंबर है जिस भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हो। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम की स्टडी करें तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 1 का स्केयर हो जाएगा। अगर हम He+ यानी कि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पढ़ रहे हैं तो उस केस में z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम Li2+ पढ़ रहे हैं लिथियम, तो इसमें z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसे, और n की वैल्यू पता है आपको क्या है, n है नंबर ऑफ सेल। ओके, अब बात आता है इसमें जो डायरेक्टली का साइन है, इस डायरेक्टली साइन को अगर हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या आ सकती है बच्चा, ये डिपेंड करता है कि आप एनर्जी को किस यूनिट में निकालना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से आ जाएगी। निकाल के दिखा दें, चलिए निकाल के दिखा देते हैं। मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको यहाँ से वैल्यू, ताकि आपको आसानी हो, कुछ बातें याद करनी, डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो यहाँ जाएगी ई एन। अगर आप निकालना चाहते हैं इस डायरेक्टली, पहले वैल्यू सुन लो बच्चा, अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेल की, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, मतलब पर एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है सेल की, तो उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 13.6 माइनस के साथ, ठीक है। अगर आप एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं किसमें, जूल पर एटम में, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, किसमें निकालना चाहते हैं, जूल पर एटम में, तो इसकी वैल्यू होने वाली है 21.8 इंटू 10 रेज दी पावर -19, ठीक है। अगर आप आंसर निकालना चाहते हैं एनर्जी का किसमें, किलो कैलोरी पर मोल में, तो इसकी वैल्यू रहने वाली कांस्टेंट की 313.6, ये रहने वाली है। और अगर आप चाहते हैं बच्चा कि हम इसकी जो एनर्जी है सेल की हम किस में कैलकुलेट करें, किलो जूल पर मोल में, तो इसकी वैल्यू रहने वाली -1312। तो बच्चा ये वैल्यू याद करनी है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, देखो बड़ा आसान है, एक वैल्यू याद कर लो बस, जैसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब एक से आगे अगर आप, जो आगे फ्रंट में एक है, एक से अगर आप आगे 3 लगा दे तो 313.6 बन जाएगी, आ जाएगी किलो कैलोरी पर मोल में आ जाएगी, ठीक है। आज समझ में, अगर 13.6 का आप क्या कर दो, 6 का डबल कर दो, पॉइंट के बाद जो वैल्यू उसका डबल कर दो, तो ये बन जाएगी 13-12, पॉइंट रिमूव कर देना, बस ये याद करने का तरीका दे रहा हूँ, वरना ऐसा कोई लॉजिक नहीं इसमें कि ऐसे आएगी ये। तो ये आ जाएगी आपकी किस में, किलो जूल पर मोल में आ जाएगी। और फाइनली तो आपको याद करनी ही होगी, जो है 21.8 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। ऐसा समझ में, एक ये वैल्यू आपको याद ही करनी है, यह जूल पर एटम में। तो फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, बारी बारी फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला हमारा बन जाएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हो जाएगा En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्केयर डिवाइड बाई एन स्केयर। यह आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में एनर्जी निकालने का फॉर्मूला सेल का। दूसरा En, अगर हम चाहते हैं किस पे निकालें, हम किलो जूल पर मोल में निकाले तो 13-12 हो जाएगा, इंटू जेड का स्केयर डिवाइड बाय एन का स्केयर जाएगा, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम एनर्जी निकालें किस में, किलो कैलोरी पर मोल में, तो यह आ जाएगा -313.6 इंटू जेड स्केयर डिवाइड बाय एन स्केयर, ये किलो कैलोरी पर मोल में आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी किस में निकल जाए, जूल पर एटम में, तो जाएगा ये 21.8 इंटू 10 की पावर -19 इंटू जेड स्केयर डिवाइड बाई एन स्केयर, ये जूल पर एटम में आ जाएगा। तो दीज आर 4 फॉर्मूलाज विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। फॉर्मूला सेम है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग है एनर्जी यूनिट के हिसाब से, तो ये आपको याद करनी होंगी सारी वैल्यू। दूसरा इसका एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट है, ये वेलोसिटी निकालना सिखाता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किस सेल में, किसी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेकंड सेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है घूमते वक्त, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है v, जो होता है वेलोसिटी इन n सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z
एटॉमिक नंबर ऑफ एटम और डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ सेल। अब यहाँ से डायरेक्टली को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, ऑब्वियस है, वी एन इज इक्वल टू वी नॉट जेड डिवाइड बाय एन। बस आपको वी नॉट की वैल्यू याद करनी जो कि है 2.188 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस आपको याद ही करनी होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वी एन इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻⁸ इंटू जेड इंटू एन। ये हमारा वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाए कि फोर्थ सेल में बताइए कि कितनी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वी फोर्थ में क्या आ जाएगी 2.188 इंटू 10 की पावर 8 इंटू हाइड्रोजन मान लो एटम कह जाए तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 हो गया डिवाइड बाय एन की वैल्यू क्या हो गया 4। आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसका थर्ड एप्लीकेशन कंटिन्यू करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन इसका है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन जो कि सेल में रिवॉल्व कर रहा है और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी न्यूक्लियस से रेडियस क्या रहेगी, या कहिए कि जो हमारा फर्स्ट सेल है उसकी रेडियस क्या रहेगी न्यूक्लियस से, तो उसको निकालने का हमारे पास ऐसा होता है आर एन रेडियस ऑफ एन सेल इज इक्वल टू, डायरेक्टली पहले यूज करेंगे उसके साथ आएंगे आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, किसके रहेगा एन स्केयर के डायरेक्टली रहेगा और जेड एटॉमिक नंबर के इनवर्सली रहेगा। ऑब्वियस जेड क्या एटॉमिक नंबर है और एन क्या है नंबर ऑफ सेल है। जैसे हमने पहले पढ़ा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डायरेक्टली काटाएंगे साइन, तो यहाँ पे लग जाएगा कांस्टेंट ए नोट एन स्केयर डिवाइड बाय जेड। ए नोट की वैल्यू आपको याद करनी है। अगर आपको निकलवाता है पिकोमीटर के अंदर क्या रेडियस पूछता है तो इसकी वैल्यू होती कांस्टेंट की ए नोट की 52.9। अगर वो निकालता है आंगस्ट्रॉम में तो इसकी वैल्यू होती 0.29 आंगस्ट्रॉम, और पूछता है नैनोमीटर में तो होती 0.0529 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू आपको याद करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी न्यूक्लियस से रेडियस बताइए, या कह दे कि फर्स्ट सेल की रेडियस बताइए, तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। फॉर्मूला पुट कीजिए R1 यानी कि फर्स्ट सेल निकालेंगे क्या जाएगा ए नोट यू का यू इंटू 1 का स्केयर डिवाइड बाय हाइड्रोजन पूछा तो इसका जाएगा 1। तो R1 में क्या जाएगा ए नोट की वैल्यू पिकोमीटर में निकाले तो 52.9 इंटू 1 का स्केयर 1 हो गया डिवाइड बाय 1 हो गया, आंसर आ गया आर रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर, लाइक दिस। और फाइनली हम एक लास्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन रहेगी, ऑब्वियस सारी हो गई, बार चेक कर लेते हैं। हमने वेलोसिटी निकालना सीख लिया, हमने एनर्जी निकालना सीख लिया, हमने रेडियस निकालना सीख लिया, और हमने क्या हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना सीख लिया है। कुछ पॉइंट हम पढ़ लेते हैं इसके साथ साथ। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि इन सभी जो फॉर्मूला जो ऊपर हमने रिलेशन पढ़े इनके हम इसको ड्राइव कैसे किया गया है, तो उसके जुड़ा ऐसा कुछ क्वेश्चन तो पूछा जाता है नहीं। ठीक है, बाकी अगर हो जाए तो उसका भी सॉल्यूशन निकल जाता है। एक बार मैं आपको जितने भी सेल्स हैं हमारे पास 7 सेल है उनकी एनर्जी बताना चाहूँगा जो मैंने पहले कैलकुलेट की हुई है। तो कौन कौन सी वैल्यू के साथ होती देखिए। हमारे पास ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, और ये हमारा फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, सेवन सेल। फर्स्ट सेल में जो एनर्जी आती है वो E1 यानी कि फर्स्ट सेल में एनर्जी आती है -13.6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हम यूनिट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड सेल में हमारी जो एनर्जी होती है वो लगभग क्या हो जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएं तो एनर्जी, क्योंकि ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, देखो माइनस साइन के साथ अगर छोटी वैल्यू हो तो वो बड़ी वैल्यू होती है। तो जैसे -13.6 ये छोटी वैल्यू है, अब -3.4 ये बड़ी वैल्यू है। थर्ड सेल में देखेंगे तो क्या आ जाएगी, थर्ड सेल में हो जाएगी ये आती है लगभग 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ठीक है, फोर्थ में चेक करें तो फोर्थ में हो जाती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 5 में चेक करें तो होती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और E6 में चेक करें तो हो जाती है -0 पॉइंट, बेटे माइनस साइन यूज़ करना आगे, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी होती है इनसाइड दी एटम इलेक्ट्रॉन की 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फाइनली हमारे पास जो लास्ट सेल में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी E7 में। ठीक है, E7 तक नहीं गए, हम 6 तक ही पढ़ लेते हैं ना।
1 में हो गया, 2 में हो गया, 3 में हो गया, 4 में हो, 7 रिपीट कर दी यहाँ पे ना। चलिए हम 6 तक कर लेते हैं, 7 तक ना जाएं, तो E5 तक कर लेते हैं। E5 में मर जाएगी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारी E6 में हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे किन्हीं भी दो दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस चेक करें, यहाँ डिफरेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। फिर यहाँ देखो, E1 और E2 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, फिर E3 और E2 सेल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस और कम हो जाता है। फिर E3 और E4 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो थोड़ा और कम हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, किन सेल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होगा। सबसे ज़्यादा डिफरेंस E1 और E2 में होता है, उससे कम E3 E2 में होता है, उससे कम E3 और E4 के बीच में होता है, उससे कम E5 और E4 के बीच में होता है, और उससे कम देखा जाए तो आपका E5 और E6 के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम मिलेगा। डिफरेंस निकाल के दिखाओ कितना होता है। E1 और E2 के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी कि डेल्टा E निकालते हैं, E2 माइनस E1, क्या जाएगा आंसर। E2 की वैल्यू क्या है बेटा, E2 की वैल्यू -3.4, फिर माइनस, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू कौन सी, -13.6। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे जो ये माइनस साइन की वैल्यू है क्या होती है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करती है कि ये क्या है, ये नेगेटिव एनर्जी है। ये जो आगे माइनस साइन होता है इनके अंदर आगे फ्रंट में, ये बेटा कैलकुलेशन में यूज नहीं करने हैं। ठीक है, आई रिपीट, दिस साइन विल बी नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशन और ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का 3.4 हो गया, फिर 3.6 हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया बच्चा, डिफरेंस निकालना है बच्चा हमें। ठीक है, तो डिफरेंस एनर्जी का है कितना, 10.2 का देखा जाए तो। ठीक है, इतना डिफरेंस है हमारे पास, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस का बचेगा, -10.2। अरे बेटा माइनस का नहीं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस बिना पॉजिटिव और बिना नेगेटिव साइन के रहेगा, डिफरेंस पता कर रहे हैं। ठीक है, जरा गौर करें, इन दो के बीच में 10.2 का डिफरेंस है। चलो मैं यहीं ऊपर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, इन दो के बीच में है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस। थर्ड और सेकंड के बीच में जो डिफरेंस है वो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है, फोर्थ और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस है लगभग लगभग आप निकाल करेंगे तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ऐसे ही 5 और 4 के बीच में अगर डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा लगभग लगभग 0.36। ऐसे आप फाइनली इसके बीच में निकाल सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, 0.54 और 0.38, ये लगभग लगभग हो जाएगा 2 + 10 + 4 16 हो जाएगा, 0.16 के लगभग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे हम एनर्जी डिफरेंस, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड लेवल के बीच में। अगर कोई पूछे कि एनर्जी डिफरेंस का जो ऑर्डर है वो बताइए, तो जितना आप बाहर जाएंगे तो सेल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा, टू लगातार जो सेल होंगे ना उनके बीच में। ठीक है, ऊपर तरफ घटेगा और वापस आओगे तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस E1 और E2 के बीच में होता है, जो कि होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट। ठीक है बच्चा, अगला अगर हम देखें तो ग्राउंड स्टेट पूछा जाए, तो ग्राउंड स्टेट हमेशा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दिया जाए और उसकी ग्राउंड स्टेट ना दी जाए तो उसकी आप हमेशा ग्राउंड स्टेट 1 मानोगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में किसी कंडीशन में आपको इलेक्ट्रॉन दिया गया, उसकी ग्राउंड स्टेट नहीं दी गई तो उसको आप 1 मान के चलोगे। इसके अलावा अगर आपको नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट निकालनी हो कि भाई कितनी एक्साइटेड स्टेट है, मान लीजिए कह जाए ऐसे करके कि आपका इलेक्ट्रॉन N1 से लेकर N4 में गया है, तो बताइए उसने कितनी बार एक्साइटमेंट किया होगा। ठीक है, कितनी एक्साइटेड स्टेट रही होगी। तो देख बेटा गौर करना, N1 से N4 तक कितने सेल की इन्वॉल्वमेंट है, पहली थी होगी N=1, दूसरा हो जाएगा N=2, तीसरा हो जाएगा N=4, और ऑब्वियस लास्ट वाला कौन सा दिया गया है, फोर्थ हमारे पास 4। तो देखिए जो नीचे वाली है ये तो क्या हमारी, ये तो ग्राउंड स्टेट है, इसको काउंट थोड़ी करेंगे। तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट कितनी हो गई, 1 2 3, यहाँ पे टोटल 3 एक्साइटेड स्टेट हो गई। इसको निकालने का डायरेक्ट लेसन है N-1 कर दीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका जहाँ जिस एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा हुआ उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो टोटल आपकी एक्साइटेड स्टेट रहेगी
जैसे कहा गया इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में गया है, तो बताइए कितनी एक्साइटेड स्टेट होंगी। तो बड़ा सिंपल है, क्या कीजिए, फोर्थ में गया है ना, तो एन की वैल्यू 4 और उसमें से -1 कर दीजिए, तो हमारे पास टोटल 3 एक्साइटेड स्टेट होंगी। अरे बच्चा ऑब्वियस है, जहाँ से गया है वो तो ग्राउंड स्टेट है, वो एक्साइटेड काउंट थोड़ी होगी। तो ये आपका रिलेशन रहेगा। इससे नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, ऐसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन में बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, फोर्थ कौन सी होगी। तो सीधी बात है, हमारे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ लेंगे, हम ग्राउंड स्टेट लेंगे, यानी कि E=1, ये हमारी ग्राउंड स्टेट हो गई। तो ऑब्वियस है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी बेटा हमारी, E2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट E3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट E4, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पहली हो गई हमारी, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी होगी E5, ठीक है, पांचवी कौन सी होगी, E6, और लास्ट में और छठी कौन सी होगी हमारी एक्साइटेड स्टेट, सातवीं, ठीक है, E7। अरे समझो दोबारा, E1 तो क्या ग्राउंड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इस 2 में जंप करता है तो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, मतलब पहली बार इसने एक्साइट करके यहाँ पहुंचा है। अगर ये यहाँ से जाता है किस में, इसके बाद यहाँ जाता है तो ये दूसरी एक्साइटेड स्टेट है, इसके बाद यहाँ जाता है तो थर्ड है, उसके बाद ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। ऐसे आप एक्साइटेड स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर आपसे एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा जाए, एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि E1 से E3 पे गए हैं, तो बताइए इसको कितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा, कितना इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, यानी हमें डिफरेंस निकालना है भाई, सीधी बात है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट को देखें, फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल देखें, तो फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन E1 से कहाँ जाएगा, E2 पे, ये इसका एक्साइटेड स्टेट हो गया और ये इसका ग्राउंड स्टेट। बच्चा इनका डिफरेंस निकाल लो, कैसे निकलेगा, सीधी बात है, हमारे पास एनर्जी क्या है, एनर्जी हमारी E2 कितनी है, -3.4, उसमें से माइनस कर दीजिए 13.6, ठीक है। ये इसको हम ऐसे लिख लें कि पहले हमारा क्या है, E2 की वैल्यू -3.4 माइनस उसमें से -13.6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये हमारी क्या है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल हो गया, मींस वो एनर्जी हो गई जो हमें चाहिएगी इलेक्ट्रॉन को E1 से E2 पहुंचाने के लिए, ठीक है। यानी कि आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी आप देते हो किसको, इलेक्ट्रॉन को देते हो, तो वो E1 से E2 पहुंच जाएगा। ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हो, डिफरेंस निकालना बच्चा, बड़ा सिंपल है, ठीक है, ठीक है। एक होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि कभी कोई इलेक्ट्रॉन अगर एटम की इनसाइड कहीं मौजूद है, कहीं भी, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन को आपको एटम से बिल्कुल बाहर निकालना है, यानी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बिल्कुल दूर ले जाना है, और उस पोजीशन को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, यानी इनफाइनाइट पे ले जाना। इनफाइनाइट मींस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन न्यूक्लियस के साथ वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और जब इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस से बाहर निकल जाएगा, यहां से निकल के बाहर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो जाएगा, और जब यहां से गायब होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, किसके अंदर, एटम के अंदर, तो इस पर फिर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिक को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके वो एनर्जी को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। आपने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी कि वो एक्साइटेड होकर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर चला जाए, या कहिए कि वो एटम से ही बाहर चला जाए, तो वो क्या हो गया, एटम से बाहर चला गया, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, किसके मुकाबले, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, अब उसे काबू से बाहर है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला गया है, तो एटम किस में कन्वर्ट हो गया है, पॉजिटिव चार्ज के साथ, उसमें पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ गई है, तो कैटायन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस केस को बोलते हैं हम क्या, आयोनाइजेशन प्रोसेस, कि एटम को आयन में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। तो एटम को आयन में, कैटायन, और कौन सा आयन, स्पेशली कैटायन की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी एटम को कैटायन में कन्वर्ट करना है तो उसके मौजूद अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसको इतनी एनर्जी दे दीजिए कि वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए कि वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर बाहर ही निकल जाए, जिस कारण से
पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू न्यूक्लियस पे बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, वो कैटायन में तब्दील हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन। और इस आयोनाइजेशन प्रोसेस में हमने कैटायन की फॉर्मेशन की, और इस पूरे आयोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान जो आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी बाहर निकलने के लिए, उस एनर्जी को बोलेंगे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। या सिंपल वर्ड्स में कहें, क्या आपको एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसको जितनी भी आप एनर्जी दोगे ना बाहर निकलने के लिए, आई रिपीट, आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। कहाँ से? इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है। तो इसको बाहर निकालने के लिए जो आप इसको एनर्जी दोगे, वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ओके, आया समझ में? ठीक है, और एक लास्ट होती है हमारे पास, उसको पढ़ लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। वो होती है सेपरेशन एनर्जी। क्या होती है सेपरेशन एनर्जी? ये वो एनर्जी होती है, ये वो एनर्जी होती है जिसमें हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। कहां से कहां तक का? इसमें हम इलेक्ट्रॉन को एक बार मानेंगे इनफाइनाइट पोजीशन पे कि उसकी इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होगी, यानी कि आउटसाइड दी एटम। और फिर आपको इलेक्ट्रॉन की कोई भी ग्राउंड स्टेट अंदर दे दी जाए, यानी कि इनसाइड दी एटम, चाहे वो E1 हो, चाहे वो E2 हो, चाहे वो E3 हो। मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं E2 कंसिडर कर लेता हूँ, इसी ग्राउंड स्टेट है। और फिलहाल इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? एक्साइट होके वो एटम से बाहर चला गया है। और वो एटम से बाहर जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा ही नहीं। किसका? एटम का इलेक्ट्रॉन पे, कहीं न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा। तो उस समय उसकी जो एनर्जी होती है ना बाहर, वो जीरो कंसिडर होती है। तो आपको इनके बीच में क्या निकालना है? सेपरेशन एनर्जी निकालना है। सेपरेशन एनर्जी जरा सोचे, सेपरेट करना, यानी कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एटम से सेपरेट कर देगी, वो एनर्जी निकालनी है। तो मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट 2 में दिया गया और उसको मुझे सेपरेट करना है एटम से, मीन्स उसको बाहर लेके आना है एटम के बाहर। और एटम के बाहर ऑब्वियस एनर्जी क्या होती है? जीरो। तो आप आंसर निकाल लीजिए कितनी आएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या जाएगा? ई इनफाइनाइट माइनस जो भी आप निकालना चाहें, जिस भी सेल से निकालना चाहें, 2 से निकालना चाहें तो 2 मिल जाएगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, E2, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। हमारे पास क्या है? बाहर वैल्यू जीरो है एक्साइटेड की, इनफाइनाइट पे माइनस करके हम लिखे इसमें क्या, कितना एनर्जी अंदर? -3.4 वोल्ट। तो हमारा क्या आंसर आ गया? +3.4 वोल्ट। यानी कि आपको ग्राउंड स्टेट 2 से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है, बिल्कुल सेपरेट करना है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से? एक्साइटेड जो ग्राउंड स्टेट है उस 2 से, ग्राउंड स्टेट 2 यानी कि एनर्जी लेवल 2 से आपको इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करके बाहर निकालना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 3.4 देनी होगी। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना है, कहाँ से? आपको इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना है, इलेक्ट्रॉन आपकी ग्राउंड स्टेट E1 मौजूद है और उसको इनफाइनाइट एटम के बाहर लेके आना है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? निकाल लेते हैं। ये आपका अंदर है ना, E1 हो गया एटम के अंदर, तो यहाँ से इसको बिल्कुल सेपरेट करना है एटम से, तो क्या एनर्जी लगेगी इसमें, कितना एनर्जी लगने वाली है? देखिए वो हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इनफाइनाइट माइनस E1। ई इनफाइनाइट जीरो माइनस, और E1 की वैल्यू क्या होती है? -13 बोलिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में है, उसको अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना चाहते हो और उसको एटम से बिल्कुल जुदा करना चाहते हो, बाहर लेके आना चाहते हो, तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन को आपको फर्स्ट सेल में एनर्जी देनी होगी +13.6। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन सीधा एटम से बाहर चला जाएगा, वो उससे सेपरेट हो जाएगा, जब इसका नाम पड़ा सेपरेशन एनर्जी। थैंक यू।